हेलो फ्रेंड्स। तो आज जो मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ वो है एरेज़ के ऊपर। एरेज़ आप में से बहुतों को पता भी होगा, बट अगर आपने ये वीडियो क्लिक किया है और इसको ओपन किया है तो हो सकता है कि आपको एरेज़ के बारे में इतनी नॉलेज नहीं है, इस वजह से आपने इस वीडियो को ओपन किया है। तो ये वीडियो यूज़फुल किसके लिए है? ये वीडियो यूज़फुल उन लोगों के लिए है या उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनको एरे के बारे में इतनी नॉलेज नहीं है। आपको पता है कि अगर आप कोडिंग सीख रहे हो तो एरेज़ कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। बिल्डिंग ब्लॉक अगर कहें तो उसमें एरेज़ को भी गिना जाता है अगर हम कोडिंग की बात करें तो अगर आप अभी स्कूल में हो और आपके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं तो मोस्ट प्रोबेबली बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि उसमें भी आपके क्वेश्चंस हों एरेज़ के ऊपर। तो अब मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। मैंने कुछ 2-3 वीडियोस बनाई थी, उसमें एरेज़ की स्टार्टिंग से लेके कि एरेज़ होते क्या हैं वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे और लास्ट तक जाएंगे। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, बट अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हो तो डेफिनेटली आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। एरेज़ क्या होते हैं, एरेज़ को इनिशियलाइज़ कैसे करते हैं, एरेज़ को यूज़ कैसे करते हैं, और लास्ट में मैंने थोड़ी सी बात की है मल्टी डायमेंशनल एरेज़ के बारे में भी। तो अगर आप इस वीडियो को देखते हो तो डेफिनेटली आपको फ़ायदा होने वाला है। तो अब मैं और ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे एरेज़ के ऊपर। C++ में एरेज़ क्या होते हैं? तो एरेज़ आर कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि ये एलिमेंट्स का कलेक्शन है जिसमें कि जितने भी एलिमेंट्स स्टोर होंगे उनका डेटा टाइप एक ही होगा। डेटा टाइप मैंने आपको बताया था, इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, डबल, इन सब के बारे में हम बात कर चुके हैं। तो एक ऐसा कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स जिसमें सेम तरीके के या तो सारे इंटीजर टाइप के एलिमेंट्स हों या फ्लोट टाइप के या डबल टाइप के एलिमेंट्स हों, उनका एक कलेक्शन एरेज़ कहलाता है। और इसमें हम हर एक एलिमेंट को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। अब बात आती है कि हमें एरेज़ की ज़रूरत क्यों है। हमारे पास पहले से ही वेरिएबल्स हैं। जब वेरिएबल्स हम यूज़ करते हैं कोई भी वैल्यू स्टोर करने के लिए, तो हमें एरेज़ की ज़रूरत क्यों है। तो एक एग्जांपल लेते हैं, हमने पहले भी लिया था जिसमें मैंने आपसे कहा था कि हमें मार्क्स स्टोर कराने हैं। तो मान लीजिए कि मेरी क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं। अब उन्होंने एग्ज़ाम दिया, उनके मार्क्स आए और मुझे अपने डेटाबेस में उन मार्क्स को या फिर एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जिसमें उनके मार्क्स स्टोर हो सकें। तो अब हमें पता है कि वेरिएबल जब हम बनाते हैं तो एक वेरिएबल में सिर्फ एक ही वैल्यू स्टोर हो सकती है। तो अब मेरी क्लास में 50 स्टूडेंट्स थे, मुझे उन 50 स्टूडेंट्स के मार्क्स को स्टोर कराना है। तो उसके लिए अब मुझे क्या करना पड़ेगा, हर एक वेरिएबल में सिर्फ एक ही वैल्यू स्टोर होगी, तो मुझे 50 वेरिएबल्स को बनाना पड़ेगा जिसमें मैं हर एक स्टूडेंट के मार्क्स को स्टोर करूं। अब आप खुद सोचिए कि 50 स्टूडेंट्स थे, उनके लिए मैंने 50 वेरिएबल्स बनाए। अब मुझे उन 50 वेरिएबल्स को याद रखना पड़ेगा, तो कितना मुश्किल हो जाएगा ये काम। इन सबको एक्सेस करना, इन सबको यूज करना कितना मुश्किल हो जाएगा। और ये तो अभी 50 एलिमेंट्स की बात हो रही है, आगे चल के 100 एलिमेंट्स, 1000 एलिमेंट्स, 10,000 एलिमेंट्स, तो हम 10,000 वेरिएबल्स तो नहीं बना सकते ना। उसके लिए हम एरेज को यूज करते हैं जो कि है कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे पता लग गया कि सेम डेटा टाइप है, सबके मार्क्स इंटीजर टाइप के ही होंगे। तो मेरे को पता लग गया कि इंटीजर डेटा टाइप्स हैं, 50 बच्चों के मार्क्स हैं। तो मैंने एक एरे बना दिया इंटीजर टाइप का और उसमें मैं 50 स्टूडेंट्स के मार्क्स को स्टोर करा दूंगा और मुझे सिर्फ एक वेरिएबल के नाम को याद रखने की जरूरत होगी, ना कि 50 वेरिएबल्स को। तो अब हम देखते हैं कि जो एरेज हम बनाते हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं। सबसे पहली बात, एरेज जो होते हैं उनका साइज फिक्स्ड होता है। यहाँ पे उनका साइज फिक्स्ड होता है, मतलब अगर मैं 50 स्टूडेंट्स के मार्क्स स्टोर कराना चाहता हूँ तो मैं पहले से ही उस साइज को फिक्स करूंगा कि मुझे 50 स्टूडेंट्स के मार्क्स को स्टोर कराना है और उसके बाद मैं उसे चेंज नहीं कर सकता।
या फिर 50 स्टूडेंट्स के मार्क्स स्टोर कराने हैं तो मैं बाद में 51 स्टोर नहीं करा सकता। तो इनका साइज एरेज का फिक्स्ड होता है। सेकेंडली, जितने भी एलिमेंट्स होंगे इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि उनका जो डेटा टाइप है वो सेम हो। अब 50 अगर मैं मार्क्स स्टोर करा रहा हूं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो सारे मार्क्स सेम डेटा टाइप के हों। ऐसा नहीं हो सकता कि एक जगह मैं इंटीजर टाइप का एलिमेंट स्टोर करा रहा हूं, उसके बाद मैं फ्लोट टाइप का एलिमेंट स्टोर करा रहा हूं, ये नहीं हो सकता। सेम टाइप का, सेम डेटा टाइप का एलिमेंट होना चाहिए। अब ये जितने भी हमारे एरे एलिमेंट्स हैं वो स्टोर होते हैं कंटिन्यूअसली, यानी एक के बाद एक स्टोर होते हैं। ऐसा नहीं है कि एक एलिमेंट किसी मेमोरी लोकेशन पे स्टोर हुआ है और उसका अगला जो एलिमेंट होगा वो रैंडमली किसी और मेमोरी लोकेशन पे स्टोर हो, ऐसा नहीं होता। अगर मेरा फर्स्ट एलिमेंट 1002 लोकेशन पे स्टोर हुआ है तो सेकंड एलिमेंट 1003, यानी कॉन्टिन्यूअसली मेमोरी एलोकेशन होगी, रैंडम मेमोरी एलोकेशन नहीं होती। उसके बाद हम इंडिविजुअल एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं बाय देयर पोजीशन और इंडेक्स। अब मान लीजिए कि मुझे एक्सेस करना है कि जो 25th नंबर पे स्टूडेंट है उसके मार्क्स कितने हैं। तो ऐसा नहीं है कि मुझे स्टार्टिंग से देखना पड़ेगा हर किसी के मार्क्स को, हम डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। हम जो 25 नंबर का इंडेक्स है उसको डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं और उसमें जो इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है उसको यूज कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो फर्स्ट एलिमेंट स्टोर होगा वो पोजीशन 1 पे या इंडेक्स 1 पे नहीं, उसकी स्टार्टिंग हमेशा इंडेक्स 0 से स्टार्ट होगी। यानी जो भी हम अपना एरे में फर्स्ट एलिमेंट स्टोर करेंगे वो इंडेक्स 0 पर होगा और जो लास्ट एलिमेंट होगा उसका इंडेक्स होगा जितना भी हमारा साइज है एरे का -1। अगर आप नॉर्मल भी सोचे तो ये बात समझ आएगी। अगर हमने 50 मार्क्स स्टोर कराने हैं और मैं 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ 1 की जगह, तो 0 से लेके साइज -1, टोटल 50 साइज था, तो 0 से लेके 49 तक ही स्टोर होंगे, उसी में 50 एलिमेंट्स आ जाएंगे। एक और बात, हमें एरेज को हमेशा इनिशियलाइज कराना पड़ता है। इनिशियलाइज कराने से मतलब ये है कि हमें पहले से ही जब हम अपना एरे क्रिएट कर रहे हैं हमें बताना पड़ेगा कि उसका साइज कितना है, तो इनिशियलाइज करना उसको बहुत ज़रूरी है। राइट में आप जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल है, हमने 50 स्टूडेंट्स के मार्क्स को जब स्टोर कराया, ये मैंने आपको दिखा रखा है कि 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं अभी। तो 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स थे, तो जो फर्स्ट स्टूडेंट्स के मार्क्स थे वो 0 इंडेक्स पे थे और जो लास्ट स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं वो 9th इंडेक्स पे है। ये आप समझ चुके होंगे। अगर मैं इसको 1 लिखता, अगर मैं 1 से स्टोर कराना शुरू करता तब तो यहाँ पे नीचे 10 आ जाता लिखा, पर मैंने जो फर्स्ट एलिमेंट था उसको 0 में स्टोर किया है, इसलिए 0 से लेके 9 तक हमारे एलिमेंट्स स्टोर होंगे। तो अब मैंने मार्क्स स्टोर करने हैं, तो मैंने फर्स्ट बच्चे के जो मार्क्स थे वो 0 इंडेक्स में डाल दिए, सेकंड के फर्स्ट इंडेक्स में, थर्ड के सेकंड इंडेक्स में, ऐसे स्टोर करते जाएंगे। तो सारे 10 स्टूडेंट्स के जो मार्क्स हैं वो हमने स्टोर करा दिए और सिर्फ एक ही वेरिएबल को याद रखना था, वो था हमारा एरे का नाम, और इससे ही हम आगे चल के जिस भी पोजीशन को एक्सेस करना चाहे उसे कर सकते हैं। अगर आपको अभी भी ये क्लियर नहीं हुआ है टॉपिक, तो आगे चल के कुछ वीडियोस में हम इन्हीं के ऊपर बात करेंगे, तो जो चीज़ें क्लियर नहीं हुई हैं वो भी आपको क्लियर हो जाएंगी। बट मैं बस ये बताना चाहूँगा, जो आपको मेन बात याद रखनी है कि जो वेरिएबल होता है उसमें हम सिर्फ एक ही वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। अब अगर हमें ज़्यादा वैल्यू स्टोर करनी होंगी एक ही डेटा टाइप की, तो हमें बहुत सारे वेरिएबल्स बनाने पड़ेंगे। ये एक बहुत ही प्रॉब्लमेटिक काम है, तो इस काम से बचने के लिए ही हम एरेज को यूज़ करते हैं। एरेज में हम एक ही डेटा टाइप के बहुत सारे वेरिएबल्स को एक साथ स्टोर करा सकते हैं और बाद में एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियोस में हम इसके ऊपर और बात करेंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे कि एरेज को डिफाइन कैसे करते हैं। तो
सबसे पहले जैसे हम वेरिएबल्स को डिफाइन करते थे, सबसे पहले हम बताते थे कि वेरिएबल का डेटा टाइप क्या होगा। तो वैसे ही एरेज को जब हम डिफाइन करते हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं एलिमेंट की टाइप क्या है, इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, डबल। वैसे ही हम यहाँ पे पहले लिखते हैं। उसके बाद हम वेरिएबल्स में लिखते थे वेरिएबल का नाम क्या है। उसी तरीके से यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे एरे का नाम क्या है। उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर हम डिफाइन करेंगे कि हमारा जो एरे है उसका साइज क्या है। एग्जांपल्स अगर हम लें तो हमने एक स्कोर नाम का एरे बनाया जिसमें 50 इंटीजर टाइप के वेरिएबल्स को हम स्टोर करेंगे। तो इसमें 50 वेरिएबल्स इंटीजर टाइप के स्टोर हो सकते हैं इस एरे में। उसके बाद हमने कांस्टेंट टाइप का एक इंटीजर टाइप का एरे बनाया जिसका हमने नाम रखा नंबर ऑफ मंथ्स और उसका साइज होगा 12। तो इसमें 12 वेरिएबल्स इंटीजर टाइप के स्टोर हो सकते हैं। वैसे ही टेम्परेचर नाम का एरे बनाया, फ्लोट टाइप का एरे होगा और उसमें अब 10 वैल्यू स्टोर हो सकती हैं फ्लोट टाइप की। अब हम देखते हैं कि एरेज को इनिशियलाइज कैसे करते हैं। यहां तक हमने देख लिया लास्ट स्लाइड में, पर इनिशियलाइज जब हम करते हैं तो वैल्यूज भी असाइन कर सकते हैं करली ब्रेसेस के अंदर। अगर हम देखें ये एग्जांपल, तो इंटीजर टाइप का हमने एक एरे बनाया, स्कोर नाम है उसका, उसमें हमने 5 वैल्यूज को स्टोर कराना है और वो 5 वैल्यूज हमने आगे करली ब्रेसेस के अंदर डिफाइन भी कर दी। तो जो 0 इंडेक्स होगा उसमें 90 स्टोर होगा, फर्स्ट इंडेक्स में 21 स्टोर हो जाएगा और इसी तरीके से स्टोरेज होगी। सेकंड एग्जांपल अगर हम लें तो हमने इंटीजर टाइप का एक एरे बनाया जिसका नाम है रोल नंबर्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने डिफाइन नहीं किया कि साइज क्या होगा, हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाए और उनको एम्प्टी छोड़ दिया, पर उसके आगे हमने करली ब्रेसेस के अंदर इनिशियलाइज कर दिया 1 2 3 4। तो अब जो एरे का साइज था वो यहाँ पे हमने चाहे डिफाइन नहीं करा था, मगर वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा जितने भी एलिमेंट्स करली ब्रेसेस के अंदर यहाँ पर होंगे। तो इससे मशीन को पता लग जाएगा कि ये जो एरे है रोल नंबर्स का, इसमें 4 एलिमेंट्स स्टोर्ड हैं और इसका साइज है 4। उसी तरीके से अगर हमने फ्लोट टाइप का एक एरे बनाया टेम्परेचर, उसमें हमने साइज दे रखा है 10, पर हमने जब उसे इनिशियलाइज कराया तो उसमें हमने सिर्फ 2 ही वैल्यूज दी हैं, एक है 31.5 और दूसरी है 44.2। तो हमने साइज तो 10 दिया मगर हमने वैल्यूज सिर्फ 2 ही इनपुट कराई, इनिशियलाइज कराई। तो इससे भी मशीन को पता लग जाएगा कि जो 0 इंडेक्स और फर्स्ट इंडेक्स पे वैल्यू है वो तो है 31.5 और 44.2, मगर बाकी की जो वैल्यूज हैं, बाकी की जो 8 वैल्यूज होंगी वो इनिशियलाइज होंगी 0 से और हम उसमें बाद में वैल्यूज डाल सकते हैं। तो ये कुछ तरीके थे एरेज को इनिशियलाइज कराने के। बाकी हम नेक्स्ट वीडियोस में जब देखेंगे तो हमें इनके ऊपर और क्लैरिटी होगी। इस वीडियो में हम देखेंगे कि डिफरेंट एरे एलिमेंट्स को एक्सेस कैसे कर सकते हैं। तो अगर हमें किसी भी एरे के एलिमेंट को डायरेक्टली एक्सेस करना है तो उसके लिए सिंटैक्स होता है, सबसे पहले हमें जो एरे है उसका नेम लिखना होता है और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स में जिस भी हम इंडेक्स को एक्सेस करना चाहते हैं उसको लिखते हैं। एग्जाम्पल है, अगर हमें टेस्ट स्कोर नाम का एक एरे बनाया है हमने और उसके जो 0 पोजीशन पर एलिमेंट है हम उसको एक्सेस करना चाहते हैं, तो हम सबसे पहले लिखेंगे एरे का नाम यानी टेस्ट स्कोर। उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर हम जिस भी पोजीशन को या जिस भी इंडेक्स को एक्सेस करना चाहते हैं उसको लिखेंगे। हम एक एग्जांपल लेते हैं, हमने एक एरे बनाया टेस्ट स्कोर्स नाम का और वो उसका डेटा टाइप है इंटीजर, यानी उसमें इंटीजर वैल्यू स्टोर होंगी। उसका साइज हमने डिफाइन कर दिया ऑलरेडी 3 और
उसको हमने इनिशियलाइज भी करा दिया, उसमें हमने तीनों वैल्यूज भी पुट कर दी। 0 इंडेक्स पे वैल्यू होगी 88, फर्स्ट इंडेक्स पे वैल्यू होगी 75 और सेकंड इंडेक्स पे वैल्यू होगी 92। अब अगर हम स्क्रीन पे प्रिंट करना चाहे तो हम लिखेंगे सी आउट फर्स्ट स्कोर एट इंडेक्स 0, उसके बाद एरे का नाम टेस्ट स्कोर, और उसके हम 0 एलिमेंट को एक्सेस करना चाह रहे हैं, यानी जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको एक्सेस करना चाह रहे हैं, तो हमने यहाँ पे वैल्यू दे दी 0। तो इससे आउटपुट होगा जो भी हमारा 0 इंडेक्स पे वैल्यू होगी वो, यानी कि 88। उसी तरीके से जो फर्स्ट इंडेक्स पे वैल्यू होगी वो यहाँ पे हम सी आउट करेंगे जब, तो वो लिखी आएगी, और उसी तरीके से जो सेकंड इंडेक्स पे होगी वो यहाँ लिखी आएगी। अब हम देखते हैं कि अगर हमें जो कंटेंट है हमारे एरे में पहले से ही स्टोर्ड, अगर हम उसे चेंज करना चाहते हैं या मॉडिफाई करना चाहते हैं तो वो कैसे कर सकते हैं। तो मान लीजिए हमने लास्ट एग्जांपल की तरह ही एक इंटीजर टाइप का एरे बनाया टेस्ट स्कोर, उसमें हमने साइज दे दिया 5, यानी 5 एलिमेंट स्टोर कराए, और उसको इनिशियलाइज भी कर दिया इन 5 वैल्यूज के साथ। तो अब अगर हमें अपने वैल्यूज को चेंज करना है, सबसे पहले तो हम, आप जैसे कि देख सकते हैं कि ये मैंने वैल्यूज पहले से ही सारी असाइन कर रखी हैं एरे में, पर अब अगर जब मैं यूजर से इनपुट लूंगा और मैं ये लिख देता हूं कि जो भी मैं इनपुट ले रहा हूं वो टेस्ट स्कोर का जो 0 एलिमेंट होगा या 0 इंडेक्स है उस पे हमें पुट करना है, तो जो भी मैं यहाँ पे इनपुट लूंगा वो जाके 0 इंडेक्स पे ओवरराइट हो जाएगा। उसी तरीके से जब मैं यहाँ पे इनपुट लूंगा तो जो भी फर्स्ट इंडेक्स पे पहले से एलिमेंट है, यानी कि ये 82, जो भी इनपुट मैं यहाँ से लूंगा वो जाके स्टोर हो जाएगा, ओवरराइट हो जाएगा 82 की जगह पर। अब अगर हम इनपुट की जगह दूसरे तरीके से अपनी वैल्यू को चेंज करना चाहें, अगर मैं असाइन करना चाहता हूं वैल्यू, तो वो इस तरीके से होगी। एरे का जो भी नाम है टेस्ट स्कोर, उसके 0 इंडेक्स पे मैं 99 पुट कर दूंगा वैल्यू, तो जो भी वैल्यू पहले उसके 0 इंडेक्स पे थी एरे के वो चेंज हो जाएगी और अब हो जाएगी 99। तो इसे कहते हैं असाइनिंग एट एरे इंडेक्स। तो अब हम अपने कोड ब्लॉक्स में आ गए हैं, और अब अगर हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे तो हमें और ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो जैसा कि मैंने बताया था, सबसे पहले मैंने कैरेक्टर टाइप्स का एक एरे बना लिया, उसका नाम दे दिया मैंने वॉवल्स, यानी इसमें मैं वॉवल स्टोर कराऊंगा। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने साइज डिफाइन नहीं किया, मगर मैंने इनिशियलाइज कर दिया और वैल्यूज डाल दी AEIOU। तो इससे हमारे जो कंप्यूटर है, हमारी मशीन है, उसको पता लग जाएगा कि जो साइज है इसका वो 5 है, वो अपने आप कैलकुलेट कर लेगा। तो अब अगर मैं सी आउट करूं फर्स्ट वॉवल इज, और वॉवल के 0 इंडेक्स को मैं सी आउट करूं, तो क्या प्रिंट होगा? वॉवल के 0 इंडेक्स पे है A, तो यहाँ पे A प्रिंट होना चाहिए, और लास्ट वॉवल इज वॉवल्स का 4th इंडेक्स, यानी कि आपको पता है 0 से लेके साइज -1 तक वैल्यूज असाइन होती हैं। तो वॉवल्स का अगर 5 थे वॉवल्स, तो जो 4th इंडेक्स है वही लास्ट इंडेक्स होगा, क्योंकि स्टार्टिंग 0 से हुई थी। तो वॉवल्स का जो 4th इंडेक्स है वो लास्ट होगा, यानी कि U। तो अब अगर हम इसको रन करें तो हमें A और U मिलना चाहिए। तो इसे रन करके देखते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, फर्स्ट वॉवल इज A और लास्ट वॉवल इज U। तो ये ठीक तरीके से वर्क कर रहा है। अब नेक्स्ट कुछ एग्जांपल्स को अनकमेंट कर देते हैं। तो ये जो एग्जांपल है इसमें मैंने डबल टाइप का एक एरे बनाया है टेम्प। टेम्प की फुल फॉर्म होगी टेम्परेचर। इसमें मैंने टेम्परेचर स्टोर किए हैं, 3 टेम्परेचर वैल्यूज को हमने स्टोर किया है इसमें। तो अब अगर मैं लिखूं फर्स्ट टेम्परेचर इज और सी आउट करूं टेम्परेचर का जो 0 इंडेक्स है उसको, तो यहाँ पे वैल्यू आनी चाहिए 90.1। तो पहले इसे ही ट्राई करके देखते हैं।
इसे सी आउट करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं फर्स्ट टेम्परेचर इज 90.1, तो ये ठीक तरीके से वर्क कर रहा है। अब मैंने क्या किया, जो टेम्परेचर का जीरो इंडेक्स था उस पे मैंने वैल्यू असाइन कर दी 99.2। अभी तक आप देख रहे हैं कि पहले वैल्यू जो जीरो इंडेक्स पे थी वो थी 90.1, पर मैंने ओवरराइट कर दिया वैल्यू को और जो जीरो इंडेक्स है उस पे मैंने असाइन कर दी वैल्यू अलग से 99.2। तो अब अगर हम इसको आउटपुट विंडो को देखें तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि पहले जो फर्स्ट टेम्परेचर था वो था 90.1, और फिर हमने चेंज कर दी थी वैल्यू, असाइन कर दिया था 99.2, तो नाउ द फर्स्ट टेम्परेचर इज 99.2। तो इस तरीके से हम वैल्यूज को एरेज में असाइन कर सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं 1 लिखता तो 1 में असाइन हो जाता 99.2। इस तरीके से हम चेंजेस कर सकते हैं। अब इसको भी कमेंट कर देते हैं। कमेंट करने के लिए कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश अगर आप एक साथ दबाएंगे तो कमेंट हो जाएगा। अब अगर हम इस एग्जांपल को देखें, मैंने एक इंटीजर टाइप का एरे बनाया है जिसका नाम है टेस्ट स्कोर, और उसका साइज मैंने असाइन कर दिया है 3, यानी उसमें 3 वैल्यूज होंगी। तो सबसे पहले आप एग्जांपल देखिए। अभी ये जो मैंने कर्ली ब्रेसेस लगा रखे हैं इसको कहते हैं एरे को इनिशियलाइज करना। तो अगर मैं इनको हटा दूं और सी आउट करूं तो ये आप देख सकते हैं जैसे कि अभी मैंने कोई भी वैल्यू असाइन नहीं करी है इसमें, ना मैंने कोई इनिशियलाइज करी है वैल्यू, सिर्फ मैंने एक साइज डिक्लेयर किया और उसके बाद मैं उन 3 इंडेक्स को सी आउट कर रहा हूं बिना कोई वैल्यू असाइन किए। तो अब अगर हम इसको सी आउट करके देखें, बिल्ड एंड रन करें, तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इन तीनों में कुछ ना कुछ वैल्यूज ऐसी आई हैं जो हमने स्टोर भी नहीं की थी और बिल्कुल रैंडम टाइप की वैल्यूज हैं। तो ये वैल्यूज होती हैं जंक वैल्यूज। ये पहले से ही उस मेमोरी में पड़ी थी जिस मेमोरी एलोकेट करी जो एरे ने, और वही वैल्यूज इसने जंक वैल्यूज सी आउट कर दी। अब अगर हम इसके आगे टेस्ट स्कोर के आगे जहां हमने साइज डिफाइन किया था उसके आगे सिर्फ कर्ली ब्रेसेस लगा दें, इसको कहते हैं एरे को इनिशियलाइज करना। बट अभी भी मैंने इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं दी है। तो इससे हमारी मशीन को पता लगेगा कि जैसे ही एरे इनिशियलाइज हुआ है और अंदर कोई वैल्यू नहीं है, तो जितनी भी वैल्यूज होंगी, जितने भी तीनों हमारे ये एरे इंडेक्स हैं, उस पे बाय डिफॉल्ट 0 सेट हो जाएगा। यानी उन तीनों में वैल्यू, अगर हम कोई वैल्यू नहीं डाल रहे तो 0 इनिशियलाइज होगी। अब अगर हम बिल्ड एंड रन करके देखें तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि पहले जो जंक वैल्यूज आ रही थी, अब यहाँ पे जैसे ही मैंने सिर्फ इनिशियलाइज किया तो तीनों जगह 0 लिखा आ रहा है, यानी ये तीनों वैल्यूज 0 से इनिशियलाइज हो गई हैं। इसके बाद अब अगर हम एक और एग्जाम्पल देखें तो अब मैंने क्या किया, मैंने अभी तक कोई भी वैल्यूज इसमें इनिशियलाइज भी नहीं की थी, असाइन भी नहीं की थी। अब मैंने क्या किया कि मैंने यूजर से एंटर करानी है वो तीनों वैल्यूज। उससे पहले मैं आपको एक और एग्जांपल दे देता हूँ यहीं पे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अभी मैंने कुछ भी इनिशियलाइज नहीं किया था। तो अब मान लीजिए मेरा साइज तो है 3, पर मैं सिर्फ इसमें वैल्यू दे देता हूँ 10। तो इसका क्या मतलब होगा, क्या तीनों इंडेक्स पे 10 वैल्यू स्टोर हो जाएगी? इसको हम बिल्ड एंड रन करके देखते हैं। यहाँ पे आप देखिए सिर्फ फर्स्ट इंडेक्स पे 10 स्टोर हुआ और बाकी जो दोनों थे वो 0 से ही इनिशियलाइज हुए। तो इसका मतलब है कि जितनी भी हम वैल्यूज देंगे, अगर मैं इसकी जगह 20 दे देता तो यानी मैं 0 इंडेक्स पे 10 स्टोर कर रहा हूँ, 1 इंडेक्स पे 20 स्टोर कर रहा हूँ, और जो 2 इंडेक्स है उस पे 0 ही इनिशियलाइज होगा।
तो अब इसको हम वापस वैसे ही कर देते हैं जैसे पहले था। अब हम 3 वैल्यूज यूजर से एंटर कराएंगे और उसके बाद उन 3 वैल्यूज को अपडेट करेंगे और उसको सी आउट करेंगे। तो अब अगर हम इसको बिल्ड एंड रन करके देखें, अब हमें ये 3 वैल्यूज को एंटर कराना है। तो 3 वैल्यूज एंटर करते हैं, 10, 20, 30। तो जैसा कि अब आप देख सकते हैं कि पहले जो वैल्यूज इनिशियलाइज 0 से हो रखी थी, हमने उन्हें चेंज किया और वो 10, 20, 30। अब आप देख सकते हैं कि इन तीनों एरे इंडेक्स पे वही वैल्यू स्टोर हुई जो हमने यहाँ पे यूजर से इनपुट कराई थी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फर्स्ट स्कोर एट इंडेक्स 0, यहाँ पे जब मैं सी इन करा रहा था तो टेस्ट स्कोर के 0 में मैंने सबसे पहली वैल्यू स्टोर की जो यूज़र ने इनपुट की। उसके बाद सेकंड वैल्यू स्टोर की मैंने एरे इंडेक्स 1 पे, और जो थर्ड वैल्यू थी वो मैंने स्टोर की एरे इंडेक्स 2 पे, और फिर उन्हीं वैल्यूज़ को मैंने सी आउट कर दिया। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे जो मैं आपको दिखाना चाहता था। आई होप कि इससे आपकी जो कन्फ्यूजन्स थी कुछ वो क्लियर हुई होंगी एरेज को लेकर, और आगे चल के भी हम एरेज के ऊपर और भी ज़्यादा काम करेंगे और भी ज़्यादा कोड्स लिखेंगे, तो आपको जो थोड़ी बहुत और कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाएगी। तो अभी तक हमने बात की थी सिंगल डायमेंशनल एरेज के बारे में, यानी हम उसमें एक ही साइज प्रोवाइड कराते थे, जैसा कि हम पिछली वीडियोस में देख चुके हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे मल्टी डायमेंशनल एरेज के बारे में। मल्टी डायमेंशनल एरेज वो होते हैं जो 2D या 3D में बनते हैं और उसमें हम मल्टीपल साइज को डाल सकते हैं, मल्टीपल साइज को डिफाइन कर सकते हैं। अगर हम एग्जांपल लें कि मल्टीपल डायमेंशनल जो एरेज होते हैं उनको डिक्लेयर कैसे करते हैं, तो जैसे हमने सिंगल डायमेंशनल एरेज को डिक्लेयर करना सीखा था, ठीक उसी तरीके से हम मल्टी डायमेंशनल एरेज को भी डिक्लेयर करते हैं। सबसे पहले हम जो भी एलिमेंट की टाइप होती है वो लिखते हैं, यानी इंट, कैर, फ्लोट जो भी होती है। उसके बाद हम एरे का नाम लिखते हैं, और उसके बाद हमने देखा था कि जब हम सिंगल डायमेंशनल एरे बनाते थे तो स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर एक ही साइज प्रोवाइड करते थे। पर अब अगर हम मल्टीपल डायमेंशनल एरेज की बात कर रहे हैं तो उसमें हमारी जितनी भी डायमेंशंस होती हैं उतने साइज हम प्रोवाइड कराते हैं। जैसे कि ये वाला जो आप एग्जांपल देख रहे हैं, ये 2D एरे बनाया है, इसलिए हमने 2 साइज यहाँ पे डिफाइन करे हैं। एग्जांपल अगर हम लें तो हमने पहले एलिमेंट का टाइप लिखा इंट, और उसके बाद एरे का नाम लिखा टेस्ट स्कोर्स। उसके बाद हमने जो हमारा फर्स्ट साइज था वो प्रोवाइड किया 3, और जो सेकंड साइज था वो प्रोवाइड किया 4। जैसे कि यहाँ मैंने एक एरे बनाया है इंटीजर टाइप का, जिसका नाम मैंने रखा है टेस्ट स्कोर्स। जनरली जो हमारी फर्स्ट डायमेंशन होती है उसको हम कहते हैं रोज, नंबर ऑफ रोज, और जो सेकंड डायमेंशन होती है उसको कहते हैं नंबर ऑफ कॉलम्स। तो उसी तरीके से मैंने एक एरे बना दिया यहाँ पे इंटीजर टाइप का, जिसका नाम रखा मैंने टेस्ट स्कोर्स। नंबर ऑफ रोज होंगी 3 और नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे 4। इसमें क्या हो रहा है, इसमें हम 3 स्टूडेंट्स के मार्क्स जो 4 सब्जेक्ट होंगे उनके स्टोर कराएंगे, यानी 3 स्टूडेंट्स के जो 4 सब्जेक्ट्स में मार्क्स हैं वो हम स्टोर कराएंगे। तो जैसे कि आपने यहाँ पे देखा, हमने 3 रोज और 4 कॉलम का एक एरे बना दिया। तो उसी तरीके से आपको पता है कि स्टार्टिंग हमेशा 0 से होती है, तो सबसे पहले यहाँ पे 3 रोज डिफाइन हुई। फर्स्ट रो, सेकंड रो, यहाँ पे ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है और ये थर्ड रो है। इंडेक्सिंग हमेशा 0 से होती है, ये आपको मैंने पहले ही बताया था। ये 3 रोज हो गई और ये हमारे 4 कॉलम्स हो गए। जो आप रेड में देख रहे हैं यहाँ पे, ये हो गए हमारे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और ये जो आप ब्लू में देख रहे हैं यहाँ पे, ये हो गए हमारे नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स। तो जो अब यहाँ पे फर्स्ट स्टूडेंट है हमारा, ये उसके 4 सब्जेक्ट्स में मार्क्स हैं। उसी तरीके से
जो फर्स्ट स्टूडेंट यानी कि जो सेकंड स्टूडेंट है हमारा, ये उसके मार्क्स हो गए, और वैसे ही यहाँ पे थर्ड स्टूडेंट के लिए ये उसके मार्क्स हमने स्टोर करा लिए। तो हर एक स्टूडेंट के आगे हमने 4 कॉरस्पॉन्डिंग मार्क्स को स्टोर करा लिया, और अब हम जिस भी मार्क्स को एक्सेस करना चाहें उसको एक्सेस कर सकते हैं। अब अगर हम देखें कि किसी स्पेसिफिक एरे एलिमेंट को एक्सेस कैसे करते हैं, तो जैसे कि हमने पहले देखा था, जब हमने एक 1D एरे बनाया था, सबसे पहले हम एरे का नाम लिखते थे और उसके बाद जिस भी इंडेक्स को हम एक्सेस करना चाहते थे उस इंडेक्स को स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिखते थे। यहां भी उसी तरीके से हम करेंगे। सबसे पहले एरे का नाम लिखेंगे, पर अब चूंकि यहाँ पे रोज और कॉलम्स दोनों इंक्लूडेड हैं, तो हम जिस भी स्पेसिफिक एरे एलिमेंट को एक्सेस करना चाहते हैं उसका रो नंबर और कॉलम नंबर दोनों लिखेंगे। अब जैसे कि यहाँ पे हम टेस्टस्कोर नाम के एरे के फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को एक्सेस करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हम जाएंगे फर्स्ट रो में। तो फर्स्ट रो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे है, तो ये चले गए हम फर्स्ट रो में। उसके बाद हम जाएंगे सेकंड कॉलम में, यानी ये हम आ गए सेकंड कॉलम में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में जो एलिमेंट है वो है 71। तो जब हम यहाँ पे इसको यहाँ पे एक्सेस करना चाह रहे थे फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को, तो हमारी वैल्यू आएगी 71। आई होप कि आपको ये चीज समझ आई होगी जो मैं कहना चाह रहा हूं। इसी तरीके से हम जिस भी एरे एलिमेंट को एक्सेस करना चाहते हैं, हम उसकी पोजीशन को डिफाइन करके, उसके इंडेक्स नंबर को डिफाइन करके उस एरे इंडेक्स को एक्सेस कर सकते हैं, जैसा हमने यहाँ पे 71 को एक्सेस किया फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम से। तो अभी तक हमने देखा कि हम डिक्लेयर कैसे कर सकते हैं किसी भी एरे को। अब हम देखेंगे कि हम इनिशियलाइज कैसे करते हैं किसी भी मल्टी डायमेंशनल एरे को। हम सिंगल डायमेंशनल जो एरेज होते हैं उनको एक्सेस करना पहले ही सीख चुके हैं। तो यहाँ पे मैंने एक इंटीजर टाइप का एरे बनाया जिसका नाम रखा टेस्टस्कोर। उसमें 3 रोज होंगी और 4 कॉलम्स होंगे। उसके बाद जब हम इनिशियलाइज करते थे 1D एरे को, तो आपको याद होगा हम कर्ली ब्रेसेस के अंदर करते थे। तो ये हो गए हमारे मेन कर्ली ब्रेसेस, और उसके अंदर हम यहाँ पे 3 रोज को और 4 कॉलम्स को डिफाइन करेंगे। तो अगर हम देखें तो ये है हमारी फर्स्ट रो। उसके अंदर आप जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे 4 कॉलम्स में 4 वैल्यूज हैं। उसी तरीके से उसके बाद यहाँ पे हमने एक कॉमा लगाया, फिर हम गए अपनी सेकंड रो में, हमने सेकंड रो में भी 4 एलिमेंट्स डाले, दोबारा कॉमा लगाया। उसके बाद हम गए अपनी थर्ड रो में और उसमें भी हमने 4 एलिमेंट्स डाले। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारी 3 रोज हो गई और हर रो के अंदर 4 एलिमेंट्स हैं, तो 4 कॉलम्स हो गए। तो इस तरीके से हम अपने मल्टी डायमेंशनल एरेज को इनिशियलाइज करा सकते हैं। ज्यादातर जो क्वेश्चंस होते हैं या कोडिंग हम करते हैं वो सिंगल डायमेंशनल एरेज जो हम पहले सीख चुके हैं उनके ऊपर ही करते हैं, पर कई बार आपको कोड में 2D एरेज जो हम अभी कर रहे हैं वो दिखते हैं। तो इसके लिए मैंने आपको बताया कि मल्टी डायमेंशनल एरेज क्या होते हैं, ताकि अगर आप कहीं कोड में मल्टी डायमेंशनल एरे देखें तो आपको वो समझ आ जाए। ज़्यादा से ज़्यादा मोस्टली 2D एरेज ही होते हैं, यानी रो और कॉलम ही डिफाइन होते हैं। 3D एरेज जो होते हैं वो बहुत कम जगह पे देखने को मिलते हैं। तो मेनली हमें 1D और 2D एरेज को सीखना ही इम्पोर्टेंट था। आने वाली वीडियोस में हम एरेज के बारे में और भी ज़्यादा डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो अब मॉडर्न C++ है उसमें हम एरेज से ज़्यादा वेक्टर्स को यूज़ करते हैं, और हम वेक्टर्स को क्यों यूज़ करते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ये मैं सिर्फ आपको एक ब्रीफिंग देना चाहता था कि एरेज क्या होते हैं, 1D एरेज क्या होते हैं और मल्टी डायमेंशनल एरेज क्या होते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो हम स्टार्ट करेंगे
वेक्टर्स के साथ। ओके, सो आई होप आपको एक बेसिक इंसाइट मिल गई होगी कि एरेज क्या होते हैं और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। लास्ट में मैंने बात की कि अगली वीडियो में हम बात करेंगे वेक्टर्स के ऊपर, वेक्टर्स क्या होते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अभी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आप वेक्टर्स के बारे में भी जानना चाहते हो जो मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी, तो उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिल जाए। और ऐसी आने वाली और भी जो वीडियोज़ हैं जो आपके लिए हेल्पफुल होने वाली हैं डेफिनेटली, वो भी आपको उनकी भी नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक यू फ्रेंड्स।